हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम ट्यूटोरियल्स। आज हम हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, 3 दिन से इंटरनेट बंद था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी वजह से 3 दिन के करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पाई थी। और 1 फरवरी को हमारा बजट पेश किया गया, तो हमने उस बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल होल विच वॉज इन द न्यूज़ फॉर इट्स रेफ्यूजी कैंप इज ए सिटी इन विच कंट्री। अल होल जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इस वजह से न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इट्स रेफ्यूजी कैंप, शरणार्थी शिविर की वजह से। तो ये किस देश का शहर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर है सीरिया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के आतंक विरोधी प्रमुख ने देशों से अल होल में जो एक विशाल शिविर है, रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ से फंसे बच्चों को वापस लाने के लिए आग्रह किया है। तो ये अल होल कहाँ का एक शहर है, तो उसका आंसर होगा सीरिया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्योंकि हमारा सी लेवल ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ या सुनामी से प्रभावित होना पड़ता है हर साल। और आर्द्र भूमि नष्ट होने की दर 1% है, जो कि जिस दर से हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं उससे काफ़ी अधिक है। और इसको शुरू कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर है रामसर में, रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कार्य करना। नेपाल की एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है अरुण जल विद्युत परियोजना। और इस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम ऑफ इंडिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी कैपेसिटी की ये जल विद्युत परियोजना है, तो उसका आंसर होगा 679 मेगावाट। यहाँ पे इसका नाम है अरुण हाइड्रो परियोजना। 29 जनवरी 2021 को आईबीएन की बैठक यानी इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल की जो बैठक हुई थी, उसने बूट मॉडल, बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म है बूट की, उसके तहत एक इंडियन कंपनी को ये प्रोजेक्ट देने का निर्णय लिया है। बशान चार द्वीप में कौन सा देश शरणार्थियों को भेज रहा है? विच कंट्री इज सेंडिंग इट्स रिफ्यूजीज टू बसान चार आइलैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है बसन चार आइलैंड, इसको याद रखिएगा। और इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या शरणार्थियों की प्रॉब्लम है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज, तो उनके समूह को इस द्वीप पे भेजा जा रहा है। और अब तक लगभग 4000 शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? अब आगे क्वेश्चन आएंगे वो इंडियन बजट से हमने इंक्लूड किए हैं। इसके ऑप्शन है छोटे व्यापारी या बड़े उद्योगपति या एनआरआई या फिर हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो एनआरआईज हैं उनको ये छूट मिलेगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनको काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब यहाँ पे छूट दी जा रही है बिकॉज इन्हें इंडिया में जो आय हुई है उस पर इंडिया में कर चुकाना होता था, और ये जिस दूसरे देश में रहते हैं वहाँ पर भी इनको कर चुकाना होता था। लेकिन अब इस डबल टैक्स चुकाने से अब वो बच सकते हैं। इनको इंडियन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत ये छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स के लिए अब स्पेशल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें कितनी एज से ज़्यादा के लोगों को अब आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को। भारत का केंद्रीय बजट संसद की किस तारीख तक चलेगा, यानी ये संसद सत्र है वो कब तक चलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 अप्रैल तक। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये 29 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 8 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 2 चरण होंगे। पहला चरण है 29 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक, और बीच में फिर छुट्टियां रहेंगी, फिर 8 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक। भारत का केंद्रीय बजट पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सॉफ्ट कॉपी में। यहाँ पे पेपर प्रिंट नहीं किए गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई गई थी। और यह है पहला बजट है हमारी आज़ादी के बाद जो पूरी तरह से पेपरलेस है।
भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सभी के लिए केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और अच्छे से समझाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। यहाँ पे 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है ये ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें कितने विधेयक, कितने दस्तावेज शामिल किए गए हैं उस ऐप के अंदर? तो ये जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी, 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज, जिसमें कि फाइनेंस बिल भी इंक्लूड है, जिसको हम कहते हैं वित्त विधेयक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा आप ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में कहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? ये स्पेशल प्लेस है, यहाँ पे पहले कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है, जिससे कि वहां उच्च शिक्षा पाने में छात्रों को आसानी हो सके। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वहां पे विशेष यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? ये काफ़ी स्पेशल इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेल्फ रिलायंट स्वस्थ भारत स्कीम। तो इसके तहत जो धनराशि आवंटित की गई है वो है ऑप्शन नंबर ए, 64180 करोड़ रुपीज़। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको पढ़ लेते हैं कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इंग्लिश में, उसके 9.5% रहने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जितने भी एग्जाम आएंगे अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इसके बारे में पढ़ लेते कि ये सरकारी खर्च और जितना राजस्व यानी इनकम होती है उसके बीच का डिफरेंस होता है राजकोषीय घाटा। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5% तक ये बढ़ जाएगा पिछली बार से, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। लेकिन सरकार ने एक और अनुमान लगाया है कि इसको वो नीचे लेके आएंगे, 5% से नीचे, टोटल 9.5 से 5% तक लाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। ये रखा उन्होंने 2025-26 तक। तमिलनाडु ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में जो फाइनल मैच हुआ उसमें बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में पढ़ लेते कि इस ट्रॉफी को 2006-07 में लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम था इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप, और गुजरात और बड़ौदा ने दोनों ने इसको 2-2 बार जीता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि तमिलनाडु का फाइनल जो मैच था वो किसके साथ था, किसको उन्होंने हराया? तो वो टीम थी बड़ौदा। और किस स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया? वो था सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद। तो ये थे आज के MCQs और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।